MG हेक्टर ये एक ऐसी गाड़ी है जो समय समय पे काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। जब 5 साल पहले ये लॉन्च हुई थी तो एडास, इंटरनेट, इनसाइड, इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। और फिर जब लोगों ने इसे चलाया तो ये अपने लो माइलेज की वजह से चर्चाओं में आ गई। और कई बार तो इस गाड़ी के ओरिजिन पे भी सवाल उठाया गया कि ये गाड़ी चाइनीज है, चाइनीज प्रोडक्ट है। लेकिन इन सब बातों को साइड में करके आज अगर 2024 में आप इस प्राइस रेंज में इस साइज की अगर कोई गाड़ी देखेंगे तो वो आपको कुछ गिनी चुनी मिलेंगी। एक गाड़ी को परफेक्ट फैमिली कार बनाती है ये 4 चीजें। एक तो गाड़ी दिखती कैसी है, एक गाड़ी चलती कैसी है, और थर्ड की गाड़ी के अंदर फीचर्स कैसे हैं, उसका इंटीरियर वगैरह कैसा है, और फोर्थ लास्ट की गाड़ी के अंदर सेफ्टी कैसी है। तो आज लगभग 4 दिन में 400 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के बाद हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि 2024 में आपको ये MG की हेक्टर लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। 2024 में भी MG हेक्टर का डिजाइन बिल्कुल अप मार्केट है, ये कहीं से आउटडेटेड नहीं लगती है। और जब ये रोड पे चलती है तो इसका सिग्नेचर ग्रिल बहुत ही प्रीमियम और सोबर लुक देता है इसको। हालांकि इसकी ये इतनी बड़ी क्रोम ग्रिल कुछ लोगों को पसंद आती है और कुछ लोगों को नहीं, लेकिन पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझको ये कहीं से भी ओवरडन नहीं लगती है, बिल्कुल ठीक ठीक चाहिए। जहाँ पे क्रोम होना चाहिए था उतना ही क्रोम है। ये इसके स्लिक LED DRLs काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर नीचे की तरफ देखोगे तो ये हेडलाइट की असेंबली भी काफी नीटली यहाँ पे प्लेस की गई है। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ये आपको कहीं पे भी निराश नहीं करने वाली है, चाहे आप सिटी की बात करो या हाईवे की, ये आपको अप टू द मार्क ही लगने वाली हैं। बाकी अगर और नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक आपको पार्किंग सेंसर है, एक उस साइड है, मतलब 2 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं। और यहाँ पे रेडार की प्लेसिंग है, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग है। और अगर साइड में चलें तो इसमें हमें 18 इंची के अलॉय व्हील मिलते हैं। इस प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इस प्राइस में काफ़ी ब्रांड ऐसे हैं जो 19 इंच के अलॉय व्हील ऑफर करते हैं। जैसे मैं टाटा की बात करूं, हुंडई की बात करूं, तो शायद MG को भी 19 इंच के यहाँ पे टॉप मॉडल में तो एटलीस्ट दे ही देने चाहिए थे। और बस साइज ही नहीं है, अगर मैं डिजाइन की भी बात करूं तो ये भी इस वक्त के हिसाब से थोड़े से आउटडेटेड लगने लगे हैं, थोड़े से सिंपल लगने लगे हैं। या तो इस वजह से कि ऐसे डिजाइन हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, तो भाई टाइम आ गया है MG की, इसको भी चेंज कर देना चाहिए। थोड़ा सा सिंपल लगने लग गया अब टाइम के हिसाब से ये भी। और पीछे की तरफ इसकी LED टेल लाइट, भाई ये तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है रात के समय, तो यहाँ पे तो कोई शिकायत करने वाली बात ही नहीं है। और अब जब पीछे आ ही गए हैं तो इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको करीब 600 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, अपने इस प्राइस में काफ़ी बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे तो किसी को निराशा होने वाली नहीं है। और अगर आपका इतने से भी मन ना भरे तो आप इन सीटों को 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हो। और ये करने के बाद तो ये प्रॉपर बेड बन जाता है भाई, जहाँ पे आप खुद के सामान के साथ साथ पड़ोसियों का सामान भी रख सकते हो। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है जो आपके सहूलियत का पूरा ध्यान रखता है। हेक्टर जितना ज्यादा प्रीमियम बाहर से लगती है ना, उतना ही ज्यादा अंदर से भी लगती है। बल्कि अगर मैं मेरी खुद की पर्सनल बात करूं तो मुझे तो ये ज्यादा प्रीमियम बाहर से ना लग के अंदर से ज्यादा प्रीमियम लगती है। क्योंकि आप अगर खुद देखो यार, ऊपर डैशबोर्ड का लेआउट कितना ज्यादा अच्छा है। और जहां जहां आपका हाथ जाएगा हर जगह आपको सॉफ्ट टच ही देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ की बात करो, यहाँ की बात करो, दरवाजों पे अगर आप यहाँ की बात करो, यहाँ पे बात करो, हर जगह सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलता है। बल्कि ये जो मटेरियल आपको मिलता है इस पे तो लेदर फिनिश मिलती है, तो ये तो और ज्यादा 4 चांद लगा देता है सारी की सारी चीजों में। और जो आप जितना भी लेआउट यहाँ पे देखोगे ना, बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है। कहीं से भी आपको चीजें ओवरडन नहीं लगेंगी। फिट एंड फिनिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सेंटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पे जो मटेरियल सिलेक्शन है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पे जो आप ये एल्यूमिनियम फिनिश देख रहे हैं तो भाई पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कार का फील देंगी। तो ओवरऑल इंटीरियर का जो लेआउट है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। और जो भी टच एंड फील आपको जो मिलने वाला है यहाँ पे, वो मुझे नहीं लगता कि आपको और आपके परिवार को कभी शिकायत का मौका देगा। लेकिन दिक्कत फंसती है यहाँ पे, स्क्रीन आपको जितनी बड़ी और जितनी खूबसूरत लग रही है ना, उतना ही चलाने में इरिटेट फील करवाती है। अगर जैसे ही मैं गाड़ी को बंद करूंगा यहाँ पे, अब देखो जैसे ही मैं गाड़ी में आके बैठा और स्टार्ट करूंगा ना और रिवर्स गियर लगाऊंगा तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा काफी बार तो ऑन ही नहीं होता है और कुछ 1-2 मिनटों तक ओपन नहीं होता है। और अब जैसे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे सारा का सारा आप देख पा रहे हो, राइट साइड में पूरा का पूरा ग्रीन एरिया दिखा रहा है। जबकि मेरे कोई दरवाजे भी खुले हुए नहीं है, सारे के सारे दरवाजे बंद है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सारे दरवाजे बंद है, फिर भी ये दिखा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ घास वास है इसलिए है। मैं आपको साइड में भी दिखा देता हूँ, ये भाई दिखा ही रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो
मैंने साइड में भी ले लिया, अभी भी उसी तरीके से दिखा रहा है। और इन सब से भी इरिटेटिंग बात तो ये है कि भाई एसी के कंट्रोल्स भी आपको सारे के सारे यहीं पे स्क्रीन में दिए हुए हैं। तो अगर आप जब गाड़ी चला रहे हो और उस वक्त आपको एसी कम ज्यादा आपको टेम्परेचर करना हुआ, तो आपको लिटरली यहाँ पे सारी चीजें ढूंढनी पड़ती हैं कि कहाँ से मैं एसी के टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, कहाँ पे फैन स्पीड को बढ़ाऊंगा, कहाँ से कम करूंगा। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा डेंजरस है और ये चीजें और ज्यादा खराब हो जाती हैं जब आप इसमें एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको पूरे नेविगेशन सिस्टम से एग्जिट लेना पड़ता है एसी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इन सब बातों को अगर साइड कर दिया जाए तो भाई एसी की परफॉर्मेंस यहाँ वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं, जैसे मल्टीपल कलर एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसका कलर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपने मन पसंद की कितने टाइम पे चेंज होनी चाहिए, कितने पे नहीं, तो वो भी आप यहीं से सेट कर सकते हो। और ये एम्बिएंट लाइट रात के समय बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं और आपको एक प्रॉपर प्रीमियम कार का फील देते हैं, और जिसका लिटरली हमने 4 दिन में बहुत अच्छा खासा यूज किया है और बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। कहीं भी आपको यह नहीं लगता कि साउंड इसमें ज्यादा है, ट्रिबल ज्यादा है, कुछ और चीजें, बिल्कुल बैलेंस हर चीज है। यहाँ पे आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जिसपे सारी की सारी इंफॉर्मेशन लगभग करेक्ट दिखा देता है, आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी चीज है कि आपको यहाँ पे गाड़ी का माइलेज नहीं दिखता, आप पता ही नहीं लगा सकते कि क्या माइलेज निकल के आ रहा है। तो यही कुछ 2-4 चीजें हैं जो इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा वियर्ड बना देती हैं। बाकी तो इसके अलावा सब सेट है, हर जगह आपको कहीं कोई कमी ज्यादा देखने को मिलती नहीं है, हर जगह स्पेस है अच्छा खासा। चाहे आगे की बात करूं, पीछे की बात करूं, बूट की बात करूं, कहीं कोई कमी नहीं है। बल्कि आगे की दोनों सीट तो वेंटिलेटेड है और साथ ही में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल भी है। और इसके ड्यूअल टोन इंटीरियर और पेनोरामिक सनरूफ की वजह से इंटीरियर आपको काफी ज्यादा खुला और स्पेसियस फील होता है। अगर यूटिलिटी स्पेस की अगर मैं बात करूं तो सारे दरवाजों पे अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। 1-1 लीटर की पानी की बोतल भी आप आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं आपके परिवार वालों की तरफ से भी MG हेक्टर को। अगर कुछ ये तो 1-2 चीजें जो डिस्प्ले वाली जो कमियां हैं ये दूर हो जाएं तो ये सारी बातें तो हो गई कि गाड़ी बाहर से कैसी दिखती है, अंदर से कैसी दिखती है, किस तरीके का इंटीरियर है और किस तरीके के फीचर्स मिलते हैं। पर अब बारी आ गई है परफॉर्मेंस टेस्ट की। MG हेक्टर में हमें 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है 2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन और एक आता है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। तो इस वक्त मैं चला रहा हूँ वो है पेट्रोल CVT वर्जन। तो इसके अब बात करते हैं, और जिस चीज की वजह से ये गाड़ी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है वो है इसका माइलेज। तो उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उसकी बात करेंगे कुछ थोड़ी सी देर बाद। तो ये जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो इसका है ये काफी ज्यादा रिफाइंड है। कभी कभी तो आपको पता ही नहीं लगता कि गाड़ी स्टार्ट भी है या नहीं। आइडियल कंडीशन में भी बहुत ज्यादा आपको कुछ वाइब्रेशन फील नहीं होगी, बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ कि 0 ही समझो पेट्रोल इंजन के हिसाब से। लेकिन जैसे 3-4 हजार RPM के आसपास हम होते हैं तो उस वक्त इंजन नॉइज काफी ज्यादा अंदर आ रही होती है और ORVM काफी बड़े हैं। इस वजह से जैसे ही हाई स्पीड में भी हम चल रहे होते हैं उस वक्त की जो हवा की जो स्पीड है, जो आवाज है, वो हमें केबिन के अंदर काफी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन ये आवाज भी कुछ ज्यादा चुभने वाली है नहीं, क्योंकि गाड़ी के इंजन और गाड़ी की शेप के हिसाब से इंसुलेशन को काफी ज्यादा अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो वो कुछ ज्यादा आपको चुभती नहीं है। हल्की फुल्की आवाज हालांकि हर एक गाड़ी में आती है, वो इसमें भी आती है, लेकिन ज्यादा कोई चुभेगी आपको नहीं। तो अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे भी आपको कुछ निराशा फील होने वाली नहीं है, क्योंकि इंजन काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। जहाँ पे आपको इंस्टेंट टॉर्क की जरूरत होती है, सिटी की मैं बात करूँ, हाईवे की बात करूँ, तो काफी ज्यादा अच्छा आपको फील होगा। इनफैक्ट सिटी में तो आपको और कॉन्फिडेंस आने वाला है भाई इस चीज में कि भाई मस्त, इससे अच्छा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन हाईवे की भी अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कहीं पे इंस्टेंट टॉर्क की जरूरत होती है, आपको जैसे आप ओवरटेक वगैरह कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। वहां पे भी आपको इनफ जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो आपको मिलती है। तो अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, इसके माइलेज की। तो यहाँ से MID से तो आप ये चीज देख नहीं सकते कितने का क्या माइलेज दे रही है, लेकिन जो इसका ऐप आता है उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिटी में आप सिंगल डिजिट से ज्यादा माइलेज इसका नहीं निकाल सकते। सिंगल डिजिट का मतलब मेरा है कि 10 से नीचे का आप माइलेज से निकाल पाओगे, चाहे कितना ही आराम से चला लो। इको मोड में भी डाल के आप 60-70 की स्पीड से अगर चलते हो तो भी आप 10 से ऊपर का माइलेज इससे नहीं निकाल पाओगे। और अगर हाईवे पे आप 80-90 पे क्रूज करके चल रहे हो तो आपको लगभग 12 से 13 के लगभग का माइलेज आराम से मिल जाएगा इससे। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो प्रायोरिटी में आप अगर माइलेज को देखते हैं तो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जाना मुझे नहीं लगता कि कोई वर्थ इट है। तो इसके साथ तो ना ही जाएं आप कभी। लेकिन आपको गाड़ी भी यही चाहिए, फीचर्स चाहिए और माइलेज भी अच्छा खासा चाहिए, तो आप इसके 2 लीटर डीजल इंजन के साथ जा सकते हो। वो काफी अच्छा माइलेज निकाल के दे देता है। लेकिन अगर भाई आपको इस 10 साल वाले लफड़े में नहीं पड़ना कि मैं गाड़ी लूं और 10 साल में मेरी गाड़ी एक्सपायर भी हो जाए, आपको प्रॉपर
15 साल गाड़ी रखनी है और लगभग आप कभी कभी गाड़ी को निकालते हो और महीने में केवल 500-700 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी जो रनिंग है वो है, तो ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन भी आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है नहीं इसमें। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके राइड क्वालिटी की, तो सस्पेंशन काफी अच्छे हैं। आपको हाई स्पीड लो स्पीड में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आपको छोटे मोटे गड्ढों का तो भाई पता ही नहीं लगेगा, गाड़ी यूं निकल जाएगी। बस कभी कभी थोड़ा सा साइड मूवमेंट ज्यादा फील होता है, लेकिन इसके सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से इसके स्टीयरिंग और बॉडी रोल वाले पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे स्टीयरिंग स्लो स्पीड पे तो आपको काफी ज्यादा कनेक्टेड फील होगा, लेकिन जैसे ही हम हाई स्पीड पे जाएंगे तो इतना कनेक्टेड आपको फील नहीं होगा, हल्का हल्का वाइब्रेशन भी फील इसमें होगा। और इसी वजह से हाई स्पीड में इस गाड़ी में थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस कम आएगा। और जैसे ही आप थोड़ी सी हाई स्पीड में इसको टर्न करते हैं तो वहां पे आपको बॉडी रोल भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस मामले में तो एमजी को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन भाई सबसे मजेदार पार्ट है इसका ब्रेकिंग वाला, वो आपको बिल्कुल खुश कर देगा। मैंने इसको 100 की स्पीड 80 की स्पीड पे भी बिल्कुल जीरो पे करके देखा है कि 100 की स्पीड से बिल्कुल जीरो पे लेके आया हूँ, तो काफी कम डिस्टेंस में गाड़ी रुक जाती है और बिल्कुल स्टेबल, मतलब इधर उधर गाड़ी बिल्कुल निकलती ही नहीं है। तो वो वहां पे काफी अच्छा पार्ट है इसका। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट मुद्दे की, वो है सेफ्टी। कुछ टाइम पहले तक हम इंडियंस इस बारे में कुछ सोचा नहीं करते थे, लेकिन कुछ टाइम से हम सेफ्टी के बारे में भी सोचने लग गए हैं, जो अपने आप में एक काफी अच्छी चीज है। और ये कहीं ना कहीं हमें टाटा और महिंद्रा ने ही सिखाया है कि गाड़ी में सेफ्टी रेटिंग क्या है, कितने क्या एयरबैग हैं। तो ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। तो इस मामले में तो एमजी हेक्टर एक सेफ कार है बॉडी स्ट्रेंथ और सेफ्टी फीचर्स के मामले में। जैसे 6 एयरबैग, एबीएस, ईएसपी, सेकंड लेवल एडास जैसे एडवांस फीचर्स सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक गाड़ी को फैमिली कार बनने के लिए 3-4 पॉइंट्स की जरूरत होती है, और वो सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप अब खुद डिसाइड करो कि ये 2024 में ये वाली गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी अगर कोई और भी डाउट है आपको इस एमजी की हेक्टर को लेके, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उनका भी जवाब जरूर से देंगे।